हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जॉन मिल्टन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अब चाहे वो टीजीटी में आया हो, पीजीटी में आया हो, नेट में, डीएसएसबी में, केवीएस में, एनवीएस में, अलग अलग किताबों से, अलग अलग सोर्सेज से उन क्वेश्चंस को इकट्ठा किया गया है और आपके लिए एक सीरीज लाई जा रही है। उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। इस पूरी सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चंस और बनाकर आपको समझा सकूं। तो आज इसकी पहली वीडियो है और 6 वीडियोस आएंगी इस सीरीज की, और हम करीब करीब कोई 250-300 क्वेश्चंस या ज़्यादा ही क्वेश्चंस होंगे शायद, जो हम मिल्टन के इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पहली वीडियो है और हर दूसरे दिन ये वीडियो आएगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका पता चल जाए आप लोगों को। ठीक, और दूसरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यरूशलेम इज़ बिल्ट ऑन द हिल ऑफ। यरूशलेम जो शहर है जो इस वक्त इज़राइल में है, उस वो किस पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, ये आपको बताना है। तो आंसर है इसका ए, सियोन। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने ये बात बताई है कि यरूशलेम जो है वो सियोन पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होली स्पिरिट लिव्स इन जस्ट एंड सिनलेस ह्यूमन हार्ट एंड प्रिफर्स द ह्यूमन हार्ट टू। जो होली स्पिरिट होती हैं, लिव्स रहती हैं, ठीक है, जो मतलब पवित्र आत्मा है वो रहती है इन जस्ट एंड सिनलेस ह्यूमन हार्ट। ठीक, किसमें? एक जिसने पाप नहीं कर रखा ऐसे इंसानी दिल में, एंड प्रिफर्स द ह्यूमन हार्ट टू, और प्रिफर करती हैं ह्यूमन हार्ट को किसके बजाय? आंसर है सी, अ टेम्पल, यानी कि मंदिर। पैराडाइज लॉस्ट से ही ये क्वेश्चन है। उसमें कहा गया था कि भाई जो होली स्पिरिट होती है ना, वो इंसान के दिल में रहना पसंद करेगी, लेकिन हाँ शर्त यह है कि इंसान जो है वो पापी नहीं होना चाहिए, बजाय के किसी मंदिर में, किसी पवित्र जगह पर। नेक्स्ट है, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज डैश टेस्ट। आंसर है सी, मॉर्टल टेस्ट। जी हाँ, फॉरबिडन ट्री का जो फ्रूट था उसके टेस्ट को मॉर्टल टेस्ट कहा गया है। ऐसा कहा क्यों गया? भाई देखो, जो हम इंसान हैं वो मॉर्टल हैं, हम मरेंगे ज़रूर, हम नश्वर लोग हैं, है ना। तो क्योंकि हमने उस फ्रूट को टेस्ट किया, यानी कि हमने का मतलब एडम और ईव ने, ठीक है, जो हमारे मम्मी पापा हैं एक तरह से, तो उस पर एक कटाक्ष था मिल्टन का, और वो लाइन मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूँ, मुझे याद आ रही है कि ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आर वो। कि उसी मॉर्टल टेस्ट को चखने के बाद ही इस संसार में सारे दुख, दर्द, गम और मौत आई है। ठीक है, अगर एडम और ईव वो फल नहीं खाते तो ये जितनी भी परेशानी हम लोग झेल रहे हैं ना, ये नहीं झेल रहे होते, क्योंकि हम सब कहाँ होते? हेवन होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेवनली म्यूज इंस्पायर्स द शेफर्ड ऑन द हिडन टॉप ऑफ। आंसर है ए, हॉरेब और सिनाई। जो मेरे से पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, या आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है तो आपको टीचर ने बताया होगा कि इन शुरुआती 26 लाइनों में जो हमारे राइटर हैं, पोएट हैं, आवाहन करता है, इन्वोक करता है म्यूज़ का हमारा जॉन मिल्टन। तो वहाँ पर एक लाइन आती है कि, और वहाँ पर जिक्र होता है किसका? हेब्रो और सिनाई नाम की एक जगह का। ठीक, ये दरअसल 2 पहाड़ियों के नाम हैं जहाँ पर शेफर्ड जाया करता था। अब ये शेफर्ड कौन है भाई? ब्रैकेट में हमने लिख भी रखा है, मतलब जिस बुक से हमने क्वेश्चन लिए हैं, मोसेस। तो सुनो ज़रा, मोसेस भाई एक पैगंबर हैं। जो क्रिश्चियंस होते हैं वो मोसेस बोलते हैं, और यहूदी भी मोसेस बोलते हैं, और जो मुसलमान होते हैं वो इन्हें मूसा बोलते हैं। आदमी एक ही है, एक ही पैगंबर हैं ये। तो ये ना ईश्वर से बात करने के लिए, गॉड से बात करने के लिए इन पहाड़ियों के टॉप पर जाया करते थे। तो उसका यहाँ पर जिक्र करते हैं जॉन मिल्टन की हेवनली म्यूज़ इंस्पायर्स द शेफर्ड। ठीक है, कि इन जो स्वर्ग में रहने वाली म्यूज़ है उसने इंस्पायर किया था मोसेस को भी, जो इन दोनों पहाड़ियों के टॉप पर जाया करते थे। ठीक है,
तो दोनों पहाड़ियों के नाम आप याद रखेंगे, हॉरेब और सिनाई। मुस्लिम स्टूडेंट है, कोई क्रिश्चियन स्टूडेंट है या कोई ज्यू स्टूडेंट होता है तो उसे बचपन से याद ही होती हैं दोनों पहाड़ियों के नाम, क्योंकि उसे बचपन से चीज़ें सिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। अगला देखिए, Moses teaches first the Israelists, ancient Jews, how first the heaven and the earth are created out of। मोसेस ने ना, यानी मूसा ने ही सबसे पहले इज़राइलिट्स को, यानी कि जो प्राचीन यहूदी हुआ करते थे, उनको सिखाया था कि किस तरह से स्वर्ग का और अर्थ का निर्माण किया गया, किस चीज़ से निर्माण किया गया, ये आपसे पूछा गया है। और आंसर है इसका ए, द केओस। केओस कहते हैं अव्यवस्था, कोलाहल, गड़बड़ी, है ना, अफरा तफरी, ये केओस कहलाता है। तो इससे बना है। पैराडाइज लॉस्ट में ही एक बात और बताई गई है, वो भी याद रखना, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है कि नर्क और स्वर्ग के बीच जो जगह है उसे क्या कहते हैं, उसे भी केओस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टेक्स अपॉन हिमसेल्फ द ओरिजिनल सिन एंड सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम ग्रीफ्स एंड सफरिंग्स। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन जो ओरिजिनल सिन है, ठीक, ओरिजिनल सिन किसे कहते हैं, जो पहला डिसोबीडियंस किया एडम और ईव ने, कौन उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचा सके, इंसानियत को बचा सके दुखों से और पीड़ाओं से। और ये काम किसने किया था? आंसर है ए, जीसस क्राइस्ट ने। जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था हम इंसानियत को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज टीचिंग्स विल ओपन द डोर टू पैराडाइज फॉर मैन। किसकी टीचिंग्स पैराडाइज का दरवाज़ा खोल देंगी, जन्नत का दरवाज़ा खोल देंगी हम इंसानों के लिए? आंसर है ए, क्राइस्ट। अगर आप क्राइस्ट की टीचिंग्स पर चलेंगे तो आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एट हिज बिडिंग स्पीड। आंसर है बी, थाउजेंड्स। ठीक, याद करो ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसकी लाइन है ये कि हज़ारों लाखों जो एंजल्स हैं वो सिर्फ उसके आदेश के इंतज़ार में खड़े हुए हैं कि कब ईश्वर कहे सेवा करो और वो सेवा करें। तो आंसर होगा बी, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉज प्रेजेंट and with mighty wings outspread, dove-like, steadfast brooding on the vast abyss, and midst it dash। आंसर है इसका ए, pregnant। देखिए, इरादा तो मैंने किया था कि मैं इसको समझाऊंगा आपको, लेकिन भाई इसको समझाने में ये वीडियो ना 1-1.5 घंटे की बैठ जाएगी। बस इतना समझा सकता हूँ इन लाइनों के बारे में कि इन लाइनों में जीसस क्राइस्ट की जो जीसस क्राइस्ट के अंदर जो पावर है एग्जिस्टेंस की, ठीक है, और लाइफ बर्थिंग की, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ए इसका आंसर है प्रेग्नेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 हैज़। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 है उसके अंदर कितनी लाइनें हैं? और आंसर है इसका ए, 797 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉज्ड विद डैश यूजलेस। आंसर है ए, लॉज्ड विद मी यूजलेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ये लाइन है, लॉज्ड विद मी यूजलेस। इसका मतलब होता है कि मिल्टन यहाँ पर कहते हैं कि हिज टैलेंट एज अ पोएट इज़ यूजलेस नाउ दैट ही इज़ लूजिंग हिज साइट। ठीक है, क्योंकि वो अंधे हो गए हैं, तब उनका जो टैलेंट है सारा कविताएं लिखने का वो इस वक्त यूजलेस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्व हियर विद माई डैश एंड प्रेजेंट। आंसर है ए, मेकर। ये भी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की एक लाइन है जिसमें वो कहता है कि मैं अब मुझे अपने हर हाल में अपने मेकर की, अपने निर्माण करने वाले की, यानी ईश्वर की सेवा करनी है। ठीक है, तो आंसर इसका ए है, मेकर। नेक्स्ट है, बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट। द पोएट टॉक्स ऑफ योक, दिस योक इज ऑफ। यहाँ पर कवि एक योग शब्द का जिक्र कर रहा है, YOAK, मतलब वहाँ ये लिखा है और वैसे है YOKE। ये योग क्या है मतलब? तो आंसर है ए, जॉयज एंड सोरोज। भैया देखो, ये जो लाइन है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, बियर हिज माइल्ड योक। यहाँ पर योग का मतलब अलग अलग क्रिटिक्स अलग अलग इसकी व्याख्या करते हैं। कोई इस योग को यहाँ पर जुआ कहता है, कोई हल कहता है, कोई गुलामी कहता है, कोई दास्ता, कोई पराधीनता। ठीक है, लेकिन जो बहुत फेमस इसकी एक्सप्लेनेशन है वो जुए से ही आती है। ठीक है, कि जीवन जो है वो जुआ है, या तो खुशियाँ आएंगी या गम आएगा। ठीक, तो ये उसी की बात कर रहा है, जॉयज एंड सोरोज की। इसलिए आंसर इसका रहेगा ए, जॉयज एंड सोरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्टन टॉक्स ऑफ टैलेंट
दिस टैलेंट इज पोइटिक टैलेंट, ही एल्यूड्स वन टैलेंट टू द फेमस पैसेज इन। आंसर है भाई इसका ए, द बाइबल, मैथ्यू 25:14-30। भाई देखो, पहले तो क्वेश्चन समझो फिर आंसर समझो। हम बताते हैं, बहुत कम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन और आंसर समझ में आता है। देखो भाई, मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस में एक टैलेंट की बात करता है और वो उसका पोएटिक टैलेंट है जो उसे खतरे में नज़र आ रहा है। लेकिन फिर वो अपने आप को तसल्ली देता है मिल्टन, ठीक है, कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, है ना, ईश्वर ने अगर टैलेंट दिया है तो उसको तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए वो एक एल्यूड करता है एक टैलेंट को पर्टिकुलर, एक फेमस पैसेज से उसको आइडिया आया था ये बाइबल के। जी हाँ, बाइबल की जो किताब है मैथ्यू, ठीक है, 25th किताब है ये बाइबल के अंदर, उसकी 14वीं से 30वीं लाइन के बीच में एक कहानी है। उस कहानी को कहते हैं पैराबल ऑफ द टैलेंट्स। ये कहानी एक ऐसे मास्टर की, एक ऐसे मालिक की है जो अपना घर छोड़कर जा रहा है ट्रैवल के लिए, और जाने से पहले वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को है ना अपने नौकरों को देकर जाता है, ठीक। और जो वो जिम्मेदारियां बांटता है मालिक, वो अपने नौकरों की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बांटता है। जैसे किसी एक सर्वेंट के पास तो 5 टैलेंट हैं तो उसको उसी के हिसाब से जॉब दी गई, ठीक है। दूसरे के पास 2 टैलेंट होते हैं तो उसी के हिसाब से जॉब दी गई। तीसरे वाले के पास सिर्फ 1 टैलेंट होता है, उसको उसी हिसाब से जॉब दी गई। तो यहाँ मिल्टन बाइबल के इसी किस्से का जिक्र करते हुए वहीं से एक इंस्पिरेशन लेते हुए कहते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कि भाई ईश्वर ने मुझे जो टैलेंट दिया है, ईश्वर मेरा मालिक है, ईश्वर ने मुझे जो टैलेंट दिया है मुझे उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। मैं ईश्वर से ये नहीं कह सकता कि तुमने मुझे अंधा कर दिया, अब मैं कविताएं नहीं लिखूंगा। क्लियर है बात? अब ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे ना, इसका आंसर भूलेंगे कभी, ठीक है। वैसे काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है ये, और मेरे हिसाब से सिर्फ इसे नेट में आना चाहिए, टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछा जाना चाहिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हाफ माई डेज इन दिस डैश वर्ड एंड वाइड। ये तो बहुत आसान है, डार्क वर्ड एंड वाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डैश टू हाइड। ये भी बहुत आसान है, आंसर है डेथ टू हाइड। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो वर्ड वो है ना, इसके वर्ड्स जो हैं, लाइन्स जो हैं इस पोएम की, वो आपको याद होनी चाहिए लाइन्स, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है क्योंकि ये जॉन मिल्टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, on his deceased wife, to the memory of his second wife is a sonnet which begins with a methought I saw my late spouse sent when I consider how my life is spent. Both are correct या both are wrong. तो भाई एक सोनेट है ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, अपनी मृत बीवी पर, या इसको ये भी कहते हैं टू द मेमोरी ऑफ हिज सेकेंड वाइफ। ये एक सोनेट है जो शुरू होती है किस लाइन से? ए, methought I saw my late spouse sent, या फिर when I कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। भाई देखो, बी जो है वो तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है, तो ए इसका आंसर है मिथॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। जो हमारे स्टूडेंट हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में, हमने आपको पढ़ा रखी है भाई ये पोएम, ठीक है, जिसमें वो कैथरीन वुडकॉक को याद कर रहे हैं अपनी सेकेंड वाइफ को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्टन फॉलोज द पेट्रार्कन पैटर्न ऑफ ऑक्टेव एंड सेस्टेट विद द राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी बी ए सी डी ई, या ब्रैकेट में है CDC DCD, बट ही डज नॉट फॉलो। देखो, मिल्टन अपनी सोनेट्स में पेट्रार्कन पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो शुरुआती 8 लाइनें होती हैं और अंतिम 6 लाइनें होती हैं, जिसे ऑक्टेव और सेस्टेट कहते हैं रेस्पेक्टिवली, जिसमें वो राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल करते हैं इस वाली का, जो हमने अभी पढ़कर सुनाई आपको। लेकिन वो फॉलो नहीं करते एक चीज़ को। आंसर है इसका सी, द पेट्रार्कन थीम। जी हाँ, मिल्टन पेट्रार्कन पैटर्न तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थीम इस्तेमाल नहीं करते। अब भाई देखो, अगर आपको पेट्रार्कन थीम नहीं पता क्या होती है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जो पेट्रार्क थे, जब अपनी वो सोनेट लिखा करते थे, तो उसमें एक डिजेक्टेड लवर की कहानी होती थी, जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गई है और वो बेचारा देवदास बना फिर रहा है, ठीक है। तो वो थीम हुआ करती थी उन सोनेट्स की। उस थीम को विलियम शेक्सपियर ने तो अपनाया है, लेकिन मिल्टन ने नहीं अपनाया। मिल्टन ने सिर्फ पैटर्न को अपनाया है पेट्रार्कन के, ठीक है। नेक्स्ट, मिल्टन इज नोन फॉर। मिल्टन किसके लिए जाने जाते हैं? आंसर है एपिक सिमलीज के लिए। जी हाँ, देखो, मिल्टन ने एक एपिक लिखा, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट, और बहुत सारी सिमलीज का इस्तेमाल करते हैं मिल्टन, और एपिक सिमलीज के लिए ही मिल्टन को जाना जाता है। अब मैं इसे थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि एपिक सिमली होती क्या है। भाई देखो, एपिक सिमली को ना होमेरिक सिमली भी बोलते हैं, और मिल्टन ने इनका बड़ा इस्तेमाल किया है। जो एपिक सिमली होती है या होमेरिक सिमली होती है, उसमें डिटेल कंपैरिजन किया जाता है सिमली के थ्रू, ठीक है। सिमली का इस्तेमाल करते करते तुलना की जाती है, ठीक है। और ये जो
एपिक सिमली होती है ना, इसमें जो पोएम होती है वो लेंदी होती है, और इसको हम होमेरिक सिमली इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि भाई इसका नाम ग्रीक ऑथर होमर के नाम से पड़ा है, ठीक है। और आप होमर को जानते हैं भाई, इन्होंने इलियाड और ओडिसी जैसी महान एपिक्स लिखी हैं, है ना। सेकंड देखिए, मिल्टन, अ बिलेटेड एलिजाबेथन एंड द ग्रेट पोएट ऑफ 17th सेंचुरी, अडॉप्ट द स्टाइल ऑफ पेट्रार्क इन राइटिंग। मिल्टन जो बिलेटेड एलिजाबेथन कवि हैं और महान कवि हैं 17वीं शताब्दी के, इन्होंने अडॉप्ट किया पेट्रार्क के स्टाइल को अपनी लेखों में। किसके लेखों में? बैलेट्स के, लिरिक्स के, ट्रेजेडीज़ के या सोनेट्स के। अभी पीछे ही पढ़ाया मैंने आपको कि उन्होंने पेट्रार्कन पैटर्न को अपनाया था सोनेट्स के, थीम को नहीं अपनाया था, तो डी का आंसर होगा सोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बिगन्स विद। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो इनकी पोयम है वो कैसे शुरू होती है, यानी किस लाइन से शुरू होती है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आंसर है ए, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट।